हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। माय नेम इज आशीष गिरी और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी का थर्ड सेमेस्टर है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा बीएससी सेकंड ईयर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के नाम से। दोस्तों, इस सेमेस्टर से आज हम स्टार्ट करें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 है और पार्ट 1 के अंदर हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स पॉइंट हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको फोटोसिंथेसिस का नोट चाहिए तो आप हमारे बायो बुक टैग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और बायो बुक टैग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स के माध्यम से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे नोट्स में हैंड रिटन नोट्स भी और पूरी बुक्स की भी मैं वहां पर अपलोड कर चुका हूं। तो फोटोसिंथेसिस के नोट्स तो आपको डेफिनेटली बायो बुक टैग एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे और साथ में वीडियोज़ भी धीरे धीरे वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ बीएससी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेडिंग डाल लीजिए फोटोसिंथेसिस पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी बेसिक्स पॉइंट हैं उसको कवर करेंगे। इसके बाद वीडियोस के माध्यम से एग्जाम पेपर में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो कि एग्जाम पेपर में पुट आउट किए जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस के इस टॉपिक को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट हो, बैक्टीरिया हो या एनिमल्स हो, इनकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, इन सबको सिस्टमेटिकली चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर कितनी सारी रिएक्शंस होती रहती हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। इन सब के लिए एनर्जी आती कहाँ से है? हम इधर से उधर भागते हैं, हम इधर से उधर चलते हैं, तो इनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी आती कहाँ से है? तो आप लोग कहेंगे सर, हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड गेन करते हैं, उन फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सभी फूड के कंपोनेंट का जब हमारी बॉडी के अंदर ब्रेकडाउन होता है, जब ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में, जो कि बायोलॉजिकल एनर्जी है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी जो जनरेट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, या ये जो फूड है जो आप गेन कर रहे हैं, ये आप कहाँ से गेन कर रहे हैं? तो आप कहेंगे कि सर, ये जो फूड हम गेन करते हैं ये प्लांट से मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं आखिर ये प्लांट्स कहाँ से लाते हैं इन सब फूड के कंपोनेंट को, प्लांट कहाँ से बनाते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को या फैट्स, तो आप कहेंगे कि ये सब जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पर आता है। इस लॉजिक के द्वारा हम यहाँ पर पहुँच गए हैं कि आखिर फूड प्लांट कहाँ से बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो फोटोसिंथेसिस का कंसेप्ट है ये हमारे सामने आ जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि फोटोसिंथेसिस क्या है। दोस्तों, 9th क्लास में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो पौधों के हरे भाग होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं, ठीक, और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, वो हमारे लिए ऑक्सीजन, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और वो लेते क्या क्या हैं, वो सनलाइट की प्रेजेंटेशन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को यूज़ करके वो हमारे लिए ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाते हैं और साथ में खाना भी बनता है, मतलब ग्लूकोज भी मिलता है। तो इस तरह से हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा और भी अंदर जाएंगे, इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, ठीक है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा टॉपिक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एक साइंटिस्ट जिनका नाम है नोबेल लॉरेट एल्बर्ट सेंट गायोर्गी, कितना बड़ा नाम है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि व्हाट ड्राइव्स लाइफ ए लिटिल इलेक्ट्रिक करंट कीप्ड अप बाय द सनशाइन। इन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जो सनलाइट की एनर्जी आ रही है ये समस्त जीवधारियों के लिए एक तरीके से जीवन दे रही है। और जो बात बिल्कुल सही है, सूर्य से प्राप्त थोड़ी सी ऊर्जा, सूर्य से, सनलाइट से जो प्राप्त थोड़ी सी जो एनर्जी है वो समस्त जो पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी को जीवन दे रही है। तो दोस्तों, फोटोसिंथेसिस जब इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो उसको तो और भी ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे। इस कोविड-19 के इस केस में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑक्सीजन की डिमांड कितनी ज़्यादा हो चुकी है, वेंटिलेटर कितनी ज़्यादा, आज ऑक्सीजन जो है हमारे लिए कितना ज़्यादा मायने रख रहा है। ये सब उनसे पूछे जो कि कोविड-19, जो कि 9 गुना ज़्यादा पैसा दे करके कोविड-19 की वजह से वेंटिलेटर को खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन को खरीद रहे हैं। कि आप लोग
अभी फ़िलहाल में जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो कोविड-19 से के जो पेशेंट हैं जिनको ऑक्सीजन की जो डिमांड हो गई है, ऑक्सीजन जिन्हें रिक्वायर्ड है, उनसे पूछिए कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। अभी हमें जो पौधे हैं बिल्कुल फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हम इनकी कोई कदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ज़्यादा नहीं, आप लोग ऑलरेडी समझदार लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के इस कंसेप्ट को। दोस्तों, फोटोसिंथेसिस का ये जो कंसेप्ट है ये कोई 1-2 दिन में होने वाला कंसेप्ट नहीं था। आई मीन इसकी डिस्कवरी कोई 1-2 दिन में नहीं पता चल गया कि ये जो पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, वाटर के 6 मॉलिक्यूल या 12 मॉलिक्यूल को और लाइट की प्रेजेंटेशन में क्लोरोफिल का इन जो होते हैं वो कैप्चर करेंगे लाइट को और हमारे लिए फूड का फॉर्मेशन कर देंगे और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल जाएगा। ये कोई 1 दिन के अंदर डिस्कवर होने वाला कंसेप्ट नहीं था। साइंटिस्ट लगातार कंटिन्यूली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते गए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, इनके ऊपर डिस्कवरी किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाकर एक एक पॉइंट का पता चलता रहा। ठीक है, एक साइंटिस्ट स्टार्टिंग के कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं जो कि अगर एमसीक्यूज बेस पर कोई क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप उनको सोल्व कर सकें, तो आप नोट डाउन करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल डिट्रोचेट, ये एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि भाई ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो ग्रीन पौधे के जो हरे भाग हैं वो लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। आखिर हरे भाग में ऐसा क्या है, तो वो है क्लोरोफिल। तो उन्होंने कहा क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है और उसकी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। ठीक, उसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूलियस रॉबर्ट मेयर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्लांट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी को यूज़ करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और फिर वो जो केमिकल एनर्जी है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में के फॉर्म में रिजर्व हो जाती है, जिसको जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं ये सब के सब न्यूट्रिशन के फॉर्म में इसको गेन करते हैं। फिर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बोजिंगॉल्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से अपने प्रूफ करके बताया कि प्लांट आफ्टर गेटिंग सनलाइट, पौधे जो होते हैं वो सनलाइट को गेट यानी कि प्राप्त करने के बाद ही फोटोसिंथेसिस उनमें स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन निकलता है, यानी बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो सनलाइट है, जो सूरज है, ये भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है पृथ्वी पर जीवन देने के लिए। करेक्ट। उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है जीजी स्टॉक्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लोरोफिल के जितने भी पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, इन सभी को सेपरेट किया और इनके बारे में नॉलेज दी कि क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल है, ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एल्गी के अंदर पाया जाता है और जितने भी नॉर्मल प्लांट्स हैं उन सभी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है। बाकी और भी जितने भी पिगमेंट्स हैं इसके, उन सभी को डिस्कवरी करके उसको सेपरेट करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एफ ब्लैकमैन। इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर को बताया। इन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स हैं, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, जिसे हम पढ़ेंगे वीडियोज़ के माध्यम से। डार्क रिएक्शन को भी पढ़ेंगे, लाइट रिएक्शन को भी पढ़ेंगे। उसके बाद मतलब धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए। रॉबिन हिल, ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना, ये एक गलत रिएक्शन हो गई। ये जो हम पहले पढ़ते थे इस रिएक्शन में, ये गलत हो गई। अब ये नई जो रिएक्शन है वो ये है। इस तरीके से हम अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस को हम अच्छे से बता सकते हैं। तो रॉबिन हिल की वजह से, एक तो रॉबिन और एक क्यूमेन, इन्होंने 1941 में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ करके बताया कि जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से नहीं हो रही है, CO2 का ऑक्सीजन नहीं है, ये वाटर का ऑक्सीजन है। वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उससे जो ऑक्सीजन मिलती है वो ऑक्सीजन हमें यहाँ पर ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि ये जो बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन निकल रहा है ये कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं है, ये वाटर से है। ठीक, तो इसको किसने पता लगाया, रोबिन ने पता लगाया। इसीलिए ये इक्वेशन गलत हो गई जो कि मैं अभी जस्ट आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए 1954 में डेनियल आर्नन, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने डिस्कवर किया फोटोफॉस्फोरिलेशन का, जिसे भी हम इस टॉपिक को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद आए केल्विन 1954 में, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने C3 साइकिल को डिस्कवर किया जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। तो अलग अलग साइंटिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फोटोसिंथेसिस के इस रिएक्शन में। हम ये नहीं कह सकते किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इसको आया और डिस्कवर किया, इसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं और काफ़ी सारी डिस्कवरी हुई, तब जाकर हमें फोटोसिंथेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट पता लगा, इसका मैकेनिज्म पता लगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस इज ए सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस, इस वर्ड को स्प्लिट कर दो। फोटो मीन्स फोटोन, लाइट से इसका रिलेशनशिप मिल रहा है। सिंथेसिस मतलब किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर, यानी किसी चीज़ का प्रोडक्शन। अब लाइक फूड का प्रोडक्शन, कहाँ यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस बेसिकली फूड्स का सिंथेसिस हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो
फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सिंथेसिस वर्ड है ये फूड के लिए हुआ है यूज़। तो फोटोसिंथेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, और मेनली इसमें यूज़ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन डोनर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एंड सोलर एनर्जी। देखिए दोस्तों, इसमें जो हाइड्रोजन डोनर है वो कौन है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना। ऑक्सीजन डोनर भी कौन है, ये वाटर का मॉलिक्यूल ही है, इतनी बात ध्यान रखना। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेनली हमारे लिए फूड को ही एक तरीके से यहाँ पर बनाता है, ठीक है। जब इसका फिक्सेशन होगा, जब इसका एक तरीके से हम कहेंगे रिडक्शन होगा, तब जाकर ये हमारे लिए फूड बनेगा, ठीक। तो ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे नोट करेंगे ट्रैपिड। तब इसमें जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो सोलर एनर्जी, जो सनलाइट है उसको ट्रैप करते हैं, उसको पकड़ करके वो जो उसकी जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो क्लोरोफिल के जो मेन पिगमेंट है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल, इसके मेन पिगमेंट आप याद कर सकते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। इसको बुक्स के अंदर काफ़ी डिटेल में इसको क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर, बी की स्ट्रक्चर, डी की स्ट्रक्चर सभी को दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। क्लोरोफिल ए जो होता है ये यूनिवर्सल होता है, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए एल्गी में या नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उन्हीं में प्रेजेंट रहता है। The synthesis of organic compound like carbohydrate or glucose by the cell of green plant in the presence of sunlight with the help of CO2 and H2O is called photosynthesis। तो बेस्ट डेफिनेशन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप यहाँ पर, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी स्मॉल यूनिट है, जैसे हमारी घर की जो सबसे छोटी यूनिट एक ईंट है, यानी एक दीवार की सबसे छोटी यूनिट एक ईंट होती है, जस्ट लाइक ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। सो द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज बाय द सेल ऑफ ग्रीन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंटेशन में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट इज स्टोर्ड इन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो रिएक्शन है वो क्यों गलत हुई। दोस्तों, जब रॉबिन हिल ने एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने ये पता लगा लिया कि ये जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिल रहा है ये वाटर के मॉलिक्यूल से मिल रहा है, तो हम वाटर के मॉलिक्यूल में तो 6H2O लेते हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल कितने ले रहे हैं, 6, और इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के एटम की संख्या कितनी होगी इसमें, 6 होंगी। तो यहाँ पर तो 6 दूनी 12, यहाँ तो 12 ऑक्सीजन के एटम है, और यहाँ पर हमने 6 लिए, तो बाकी 6 कहाँ से आए। तो यहीं से कॉन्सेप्ट हमें मिल गया, यहीं से एक और नई रिएक्शन बनी। यही क्वेश्चन है, द इवोल्यूशन ऑफ O2 इन द प्रोसेस टेक प्लेस बाय द ऑक्सीडेशन और डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हमें 12H2O लेना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर 12H2O लिया, तब जाकर हमारी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक। तब हमें मिलता है यहाँ पर 6O2 तो मिलता है, साथ में हमें जो वाटर है 6 O2 दोबारा से रिसाइकल हो जाते हैं, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर इनसफिशियंट फॉर्म इवोल्यूशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल ऑफ E2। ये जो O2 के जो 6 मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि 6H2O इनसफिशियंस होते हैं, यानी कि इनके अंदर इतनी सफिशियंस नहीं है कि ये 6 ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 12H2O लिए, तब जाकर के हमें मिले 6O2, यानी 6 दूनी 12। देखिए, एक तो 2 कंसेप्ट है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिलेंगे तब बनता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 हैं। अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो आप कहेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से पढ़ते होंगे। फिलहाल आप दोस्तों इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब आप हेडिंग डालेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स के अंदर कौन सी वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो सिंपली अभी तक हमने पढ़ा है पौधे के जो हरे भाग होते हैं, प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लाइक लीफ का एग्जांपल लेते हैं, तो लीफ में जो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं उनमें काफ़ी सारी सेल्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का क्या काम होता है, मैंने कहा लाइट को कैप्चर करना और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो दोस्तों ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ये कहाँ पर होती है, अगर मैं आपसे इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछूं तो फोटोसिंथेसिस में जैसे 2 पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, लाइट रिएक्शन ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं सेल ऑर्गन के वाले चैप्टर के अंदर। तो जब हम सेल
ऑर्गन्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो हमने डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सभी को कवर किया हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर अगर आप फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हैं तो आपको एक बार क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप ग्रेनम देख रहे हैं, ये स्ट्रोमा होता है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो मैंने कहा जो बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। ठीक, ये है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होती है थैलेकोइड में। ठीक है, जो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पर लाइट रिएक्शन होती है, और लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इन दोनों का अपना अलग अलग काम होता है। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनता है। एसिमिलेटरी पावर क्या होता है? ATP प्लस रिड्यूस कोएंजाइम NADPH प्लस। दोस्तों इसकी ज़रूरत होती है जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में फिक्स करोगे, रिड्यूस करोगे, तो हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि है NADPH प्लस। अब ये बनती कैसे है? ये लाइट रिएक्शन में बनती है, और डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करना पड़ता है, इसे रिड्यूस करना पड़ता है ग्लूकोज में। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं डार्क रिएक्शन को। तो आपको आई थिंक इतना तो ज़रूर पता चल गया होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लीफ का एग्जांपल ले लीजिए। पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। मीजोफिल टिश्यूज एक एक्टिव साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं थैलेकॉइड, और ये थैलेकॉइड के स्टेक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनको कंप्लीट को हम बोलेंगे ग्रेनम। ये सब मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए बताया था। देखिए अब ये जो थैलेकॉइड की एक मेम्ब्रेन आप ले लीजिए, ये हमने मेम्ब्रेन लिया, अगर आप इसका सेक्शन काटेंगे तो और इसको डिटेल में एक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको लिपिड की एक बाई लेयर दिखाई पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी एक, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आई थिंक आपको अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा है तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, लाइट रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जस्ट उसी तरह से लगभग आपको द कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। तो इनकी जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, यहीं पर होता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, और यहीं पर होता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसे हमें अच्छे से समझना होता है। तो अभी तक इतनी बात जरूर क्लियर हो चुकी है कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन होती है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होती है, और थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तो आपको लिपिड्स की ये बाई लेयर दिखाई पड़ेंगी, जिसमें 5 सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस अरेंज रहते हैं। इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की तरह वर्क करते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाते हैं, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा था। तो आइए इन सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स स्टडी करते हैं कि इनका बेसिक्स नॉलेज क्या है। तो नंबर फर्स्ट है फोटो सिस्टम फर्स्ट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट के नीचे लिखा हुआ है P700। इसका मतलब ये होता है कि ये 700 nm की जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसको बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो PS सेकेंड लिखा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके नीचे लिखा हुआ है 618। तो इसका मतलब ये होता है कि ये 618 नैनोमीटर लाइट की जो वेवलेंथ है उसको बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करती है, और ये दोनों की दोनों जो वेवलेंथ है ये रेड लाइट के बीच में आती है, यानी ये दोनों फोटो सिस्टम रेड लाइट को बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये जो लाइट होती है दोस्तों क्या है, ये एक प्रकार की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है इनको ये एब्जॉर्ब करेंगे, इनको ये ट्रैप करेंगे, और ट्रैप करके उस एनर्जी का यूज़ करेंगे। किस तरह से यूज़ करते हैं थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। और BSc सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब हमने पढ़ा था दोस्तों स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो डेफिनेटली स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने कुछ आपको बताया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक मॉलिक्यूल हो या एटम हो, जब वो एनर्जी को गेन करता है, जब वो एनर्जी को लेता है, तो उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मॉलिक्यूल को या एटम को लाइट एनर्जी देते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। बात क्लियर है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में गए तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी एनर्जी जो होती है उनकी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले गए, तो अगर उन्हें वापस ग्राउंड स्टेट में आना होगा तो उन्हें वो एनर्जी लूज़ करनी पड़ेगी। तो दोस्तों जब वो एनर्जी लूज़ करेंगे तो उस लूज़ की हुई एनर्जी का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं, और वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि उस एनर्जी का यूज़ होता है जब आप ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, और मतलब कि ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन दोनों को जब आप मिला करके रिएक्शन कराते हैं तो ATP बनता है। क्योंकि देखिए ADP का मतलब
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट, डाई मीन्स 2, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आप ले लेते हैं, क्योंकि जो कि इसमें आकर ये फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तब ये बनाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3, यानी अब 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गए। तो यानी ये जो तीसरा जो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जो लूज की हुई एनर्जी है उसका यूज़ हम यहाँ पर इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने पर यूज़ कर सकते हैं, तब बन जाएगा हमारा एसिमिलेटरी पावर एटीपी। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि आखिर ये कैसे फोटोसिंथेसिस के अंदर कैसे एनर्जी कहाँ से कहाँ तक यूज़ हो रही है। ठीक है, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट, फोटोसिस्टम सेकंड। अच्छा, ये बेसिकली इनका काम क्या है, फोटोसिस्टम क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं ये आपस में एक तरीके से ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं। ग्रुप में अरेंज होने के बाद बीच में होता है रिएक्शन सेंटर, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा जिसके बारे में डिटेल में, और उसके बाद चारों तरफ होते हैं जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो लाइट को कैप्चर करते हैं, लाइट को पकड़ते हैं, और फिर उसके बाद सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर होता है उसको लाइट दे देते हैं, और लाइट को देने के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन है उस लाइट को गेन करके, उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और फिर उसके बाद जब वो एनर्जी लूज करेगा तो वो एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपस में कंबाइन करके एटीपी बना लेंगे, उस एनर्जी का यूज़ कर लेंगे। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, ये फोटो सिस्टम का पार्ट नहीं होते, यानी ये फोटो सिस्टम का पार्ट नहीं बनाते, बट ये क्या करते हैं, ये अलग से ही जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर उसके बाद नियर बाय जो भी इनके आसपास फोटो सिस्टम होगा उसको ये सेंड कर देते हैं, और सेंड करने से क्या होगा, उस फोटो सिस्टम में एनर्जी जो होगी वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि ये लाइट एनर्जी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लाइट एनर्जी को पहले कैप्चर करेंगे और फिर उसके बाद उनके जो करीब में जो फोटो सिस्टम होगा उसको ये सेंड कर देंगे, इससे लाइट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद आता है CF पार्टिकल, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर F1 पार्टिकल देखा है, उसी के ये होमोलोगस होता है CF पार्टिकल, इसे हम कपलिंग फैक्टर बोलते हैं। इसमें जो है ATP सिंथेस एंजाइम होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है, इसी की बात कर रहे हैं हम। इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन काम वही है जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में देखा था, कि ये ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ करके ATP बनाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। उसके बाद साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर देखा था, इस तरह के भी कॉम्प्लेक्सेस थे जो फिक्स थे। इसका क्या फंक्शन होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ वर्क करता है। ठीक है, और भी कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर लाइक प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, ये प्लास्टोक्यूनोन जैसे ये PS सेकंड से साइटोक्रोम B6F तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाता है, जस्ट PC यानी प्लास्टोसाइनिन, ये यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचाता है। तो यानी ये मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचाता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क करता है। तो ये सभी के सभी जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये हम लाइट रिएक्शन जब हम स्टडी करेंगे डिटेल में, जब उसमें पढ़ेंगे हम साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, तब ये सारा चीज़ें ये जो आप देख रहे हैं इन सभी को रिवाइज करना होगा। ये जो दोस्तों फोटो सिस्टम सेकेंड होता है, इसका एक मेन काम क्या है, मतलब इसके अंदर एक स्पेसिफिक फीचर्स है कि ये इसमें फोटोलिसिस होता है, वाटर का फोटोलिसिस, यानी ये वाटर को स्प्लिट करता है, H2O को तोड़ता है, तोड़ने की उसके अंदर टेंडेंसी है। ये जो है H2O को 2H प्लस मॉलिक्यूल, मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन एटमिक में तोड़ देता है। ठीक है, तो यानी ये वाटर को स्प्लिट करने की इसके अंदर टेंडेंसी होती है। इससे अभी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा है। और ये जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ये जो है NADP प्लस को NADPH प्लस में चेंज कर देता है, क्योंकि इसके पास उस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इसको इसमें चेंज करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ही तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आपने सेल्यूलर रेस्पिरेशन के जो भी मैंने टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं, ग्लाइकोलिसिस या क्रेब साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो तो आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। और बाकी फोटोसिंथेसिस का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको थोड़े से कुछ बेसिक्स के बारे में बताया, ताकि आप पता चल सके कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के अंदर हम जो
मेन जो कैटेगराइज करते हैं लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उनका पर्पस क्या होता है, ठीक है, कहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, कहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है, ये सब हम जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी और भी टॉपिक्स पर वीडियो बने तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।